आप सभी छात्रों का आज की YouTube लाइव क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है हम लोग लगातार कंटिन्यू आपके लिए YouTube के ऊपर लाइव क्लास ले रहे हैं। एंसेंट इंडिया आपके चल रहा है YouTube के ऊपर। इसके अलावा आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, आपके अभी जो भर्ती परीक्षा हुई थी, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2026, जिसके कई क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हमने करवाए, उनके एक एक दो दो वीडियो तो आपके YouTube के ऊपर डाले ही गए। पर आज मैंने कोशिश करी है कि हर पोर्शन के जितने जितने क्वेश्चन आए एग्जाम के अंतर्गत, उनका विश्लेषण किया जाए पूरा, उनके आसपास में भी कुछ सवाल आपको करवाने का कार्य किया जाए। मेरा तो पूरा दिन लगातार क्लासेज में निकल जाता है। मैंने योग्य छात्रों को ढूंढने का प्रयास किया, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी आज की क्लास देखिए। जस्ट आपके साथ के अंदर जुड़ने वाले हैं मेरे प्रिय स्टूडेंट राम स्वरूप बिश्नोई। वे आपको उन सवालों का विश्लेषण करवाने का काम करेंगे। राम स्वरूप, आ जाइए आप। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री बाय भवानी सर की क्लास में। तो आज की क्लास मैं चंद पंक्तियों के साथ शुरू करने जा रहा हूं, जहां तथ्यों की गूंज और तर्कों की धार हो। जहां तथ्यों की गूंज और तर्कों की धार हो, जहां हर सवाल पर सटीक प्रहार हो। जहां तथ्यों की गूंज और तर्कों की धार हो, जहां हर सवाल पर सटीक प्रहार हो। स्वागत है आप सबका उस क्लास में जहां भवानी सर के मार्गदर्शन में इतिहास भी दमदार हो। सबसे पहले मैं आभारी हूं आदरणीय भवानी जी सर का कि आपने मुझे ये मंच दिया बोलने के लिए, और उससे भी अधिक मैं आदरणीय भवानी जी सर का ऋणी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने के योग्य बनाया। तो आज हम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2025, जिसका पेपर अभी 1 जून को हुआ था, उसमें आए आधुनिक भारत के प्रश्नों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आया था कि जून 1756 में अंग्रेजों से कलकत्ता अधिकृत करने के पश्चात नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का प्रभार किसको सौंपा था। तो हमने पढ़ा था कि बंगाल नवाब सिराजुद्दौला, जिनका टाइम हम 1756 से 57 पढ़ते हैं। इनके समय में अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष हो गया था, जिसके मूल रूप से 2 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि अंग्रेज इनके जो विरोधी थे उनको संरक्षण दे रहे थे, जिनमें एक तो पूर्णिया नवाब और एक इनकी मौसी घसीटी बेगम, जो सिराजुद्दौला के विरोधी थे, उनको अंग्रेज संरक्षण दे रहे थे। और दूसरा कारण यह था कि जो 1717 का फरमान प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे, जिसमें एक दस्तक सिस्टम लागू किया गया था, जिसमें अंग्रेज जो का माल जो है वो टैक्स फ्री था। लेकिन अंग्रेज अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी माल फ्री करा देते। तो हमने पढ़ा कि सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम दुर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया था। और इस पर अधिकार करने के बाद में सिराजुद्दौला ने माणिक चंद को फोर्ट विलियम दुर्ग का प्रभार सौंप दिया और खुद वापस राजधानी मुर्शिदाबाद चले गए थे। इसी दौरान हम एक और चर्चित घटना पढ़ते हैं,
जिसको कालकोटरी घटना भी कहा जाता है, जिसकी डेट है 20 जून 1756। इस घटना को चर्चित करने का श्रेय जाता है दूसरे जो ब्रिटिश गवर्नर थे बंगाल के, उनको, हॉलवेल को। हॉलवेल ने इस घटना को चर्चित किया। इस घटना में यह कहा जाता है कि 123 अंग्रेज कालकोटरी में बंद करने के कारण मारे गए थे। और इस घटना का इतिहास भी थोड़ा सा संशंकित लगता है, क्योंकि अन्य किसी स्रोत में इस घटना के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। जबकि हॉलवेल कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने टोटल 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन जब उस कोठरी को खोला गया तो उसमें से 123 लोग मर गए थे और 23 लोग ही केवल जिंदा बचे थे। तो ये घटना भी फोर्ट विलियम दुर्ग से जुड़ी हुई है। और यहाँ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा माणिक चंद। माणिक चंद को सिराजुद्दौला ने यहाँ का प्रशासन सौंप के और फिर सिराजुद्दौला वापस अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में समाचार पत्रों का प्रकाशन और स्थान सुमेलित करना है, जिसमें पहला जो समाचार पत्र है वो है हिंदू पेट्रियाट। हिंदू पेट्रियाट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसको बंगाल में कलकत्ता से 1853 में गिरीश चंद्र घोष ने प्रकाशित किया था। बंगाल, गिरीश चंद्र घोष ये इसके प्रकाशक रहे थे। और इसको जो है वो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। और कलकत्ता आप सभी जानते हैं बंगाल में ही है। और आगे चलकर इसके प्रकाशकों में हरीश चंद्र मुखर्जी का भी नाम आता है। ये भी इसके प्रकाशकों में रखे रहे थे। इस आधार पर पहला ऑप्शन तो सही है, बंगाल से द हिंदू पेट्रियाट। अब दूसरा ऑप्शन है बंबई द हिंदू। कलर कहाँ है? द हिंदू हमने पढ़ा कि 1878 में मद्रास से प्रकाशित हुआ था। और इसके प्रकाशकों में इनका नाम आता है जी सुब्बाराव अयंगर। और यहाँ ऑप्शन दे रखा है द हिंदू बंबई, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। अब तीसरा ऑप्शन आता है अपना पंजाब से राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ये 1851 में प्रकाशित हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राष्ट्र ए गुप्तार, इसके प्रकाशक दादा भाई नौरोजी। और इसको प्रकाशित किया था दादा भाई नौरोजी ने बंबई से। और यहाँ ऑप्शन में दे रखा है पंजाब, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन लास्ट, चौथा ऑप्शन है मद्रास से स्वदेश मित्रन। स्वदेश मित्रन के बारे में भी हमने पढ़ा कि इसको 1882 में जी सुब्बाराव अय्यर ने प्रकाशित किया था। और ये तमिल भाषा का साप्ताहिक पत्र था, तमिल भाषा का साप्ताहिक, जिसे बाद में 1899 में दैनिक समाचार में परिवर्तित कर दिया गया था। इस आधार पर यहाँ ऑप्शन दे रखा है मद्रास द स्वदेश मित्रन। ये सही है, यानी ए सही है और डी सही है। इस आधार पर इसका चौथा ऑप्शन सही होता है। ये क्वेश्चंस हमने YouTube पर भी इनके जो क्लास की जो क्लिप है उसमें डाल रखे हैं, वहां भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 1677 में शिवाजी महाराज ने दक्षिण के किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की जो उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी?
शिवाजी शिवाजी महाराज के बारे में हमने क्लास में पढ़ा था कि शिवाजी के जो प्रारंभिक कार्य थे उनमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य था वो था मावल प्रदेश संगठन। शिवाजी ने अपने स्वराज के मिशन को पूरा करने के लिए सबसे पहले मावल प्रदेश के युवाओं को संगठित करके सेना में शामिल किया। वहीं हमने दूसरा जो शिवाजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पढ़ा था वो था जावली विजय। जावली विजय और 1677 में शिवाजी ने कर्नाटक अभियान किया था। कर्नाटक अभियान हमने पढ़ा था कि 1677-78 में शिवाजी का कर्नाटक अभियान जो कि बीजापुर और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध था। और इस अभियान का उद्देश्य था एक तो मराठा साम्राज्य को दक्षिण में स्थिरता देना, और दूसरा मुगलों के प्रसार को रोकना। इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो कर्नाटक दे रखा है जो कि सही है। शिवाजी ने 1677 और 78 में कर्नाटक के क्षेत्र में जिंजी और वेल्लोर जैसे महत्वपूर्ण दुर्गों को जीता था। जिंजी जो आगे चलकर छत्रपति राजाराम के टाइम में मराठा साम्राज्य की राजधानी भी बनी थी। ये दोनों दुर्ग बहुत सामरिक महत्व के हैं, इसलिए शिवाजी ने दक्षिण में प्रसार के लिए इन दोनों कर्नाटक अभियान के दौरान इनको जीता था। कर्नाटक अभियान 1677-78। फिर हम 1679 में शिवाजी की जो अंतिम विजय पढ़ते हैं बीजापुरी कर्नाटक। ये विजय शिवाजी ने गोलकुंडा के मदन्ना और अकन्ना नामक दो व्यक्तियों की सहायता से की थी और ये शिवाजी के जीवन की अंतिम महत्वपूर्ण विजय थी। इस कर्नाटक अभियान में भी हमने पढ़ा कि गोलकुंडा सुल्तान और शिवाजी के मध्य में भाग्यनगर की संधि हुई थी, जिसमें गोलकुंडा सुल्तान ने बीजापुर और मुगलों के विरुद्ध शिवाजी को सहायता दी थी। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर होता है कर्नाटक। कर्नाटक क्षेत्र की विजय शिवाजी के जीवन की अंतिम विजय भी थी। इस प्रश्न का वीडियो भी हमने YouTube पर डाल रखा है, हिस्ट्री बाय भवानी सर के चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। उसमें इसका विस्तृत विश्लेषण दे रखा है। अगला प्रश्न शिवाजी का है, दक्षिण पश्चिम में अपने राज्य के विस्तार हेतु भौगोलिक दृष्टि से किस क्षेत्र पर अधिकार करना आवश्यक हो गया था? इसके बारे में हमने पढ़ा था कि शिवाजी की जो पैतृक जागीर है वो पुणे थी, जिसको आप पूना भी कह सकते हो। इस पैतृक जागीर से उठकर शिवाजी ने स्वराज का सपना देखा और इसको विस्तृत करने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी थी वो था पूना के आसपास के क्षेत्रों को जीतना। तो शिवाजी ने कोंकण, सुपा, तोरण जैसे महत्वपूर्ण दुर्गों को जीता। इसी दौरान इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक क्षेत्र था जावली। जावली का प्रशासन जो था वो चंद्रराव मौर्य के हाथ में था और चंद्रराव मौर्य बीजापुर के सहयोगी थे और शिवाजी के विरोधी थे। तो ऐसे में जब पूना के जस्ट पास का क्षेत्र जावली है
और जावली के प्रशासक चंद्रराव मौर्य शिवाजी के विरोधी और बीजापुर के सहयोगी है। तो शिवाजी को लगा कि सबसे पहले इस क्षेत्र को जीतना जरूरी है। सीधी सी बात है, घर के पास पड़ोसी है, या तो उससे संबंध अच्छा हो तो आपका काम अच्छे से चल सकता है, अन्यथा आपको अगर सही रहना है तो आपको पड़ोसी पर कब्जा करना पड़ेगा। यही चीज शिवाजी ने की और चंद्रराव मौर्य को पराजित कर इन्होंने जावली पर विजय प्राप्त की। हमने ये भी पढ़ा कि जावली विजय के बाद शिवाजी ने चंद्रराव मौर्य से राजगढ़ का दुर्ग प्राप्त किया। राजगढ़ का दुर्ग प्राप्त किया चंद्रराव मौर्य से, और इसी दुर्ग को आगे चलकर शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया। और जावली एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, दूसरा राजधानी के नजदीक है, तो ऐसे में इसकी सुरक्षा के लिए शिवाजी ने यहाँ आगे चलकर प्रतापगढ़ का किला भी बनाया। तो प्रारंभिक विजय थी शिवाजी की, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विजय जावली विजय थी। जावली। अगला प्रश्न है, मराठा राज्य में पेशवा का महत्व किस शासक के समय बढ़ा जिसे छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए? हमने पढ़ा मराठा शासकों में पहले शिवाजी को, शिवाजी के बाद संभाजी, और संभाजी के बारे में हमने पढ़ा कि संगमेश्वर में संभाजी को मुगलों ने कैद कर लिया था। उसके बाद में संभाजी को कैद करने के बाद संभाजी के सौतेले भाई राजा राम मराठा छत्रपति बने थे, और 1707 में राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम की पत्नी ताराबाई, जिन्होंने अपने पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा छत्रपति बना दिया, ये अल्पवयस्क थे। और यहाँ एक तरफ 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल दरबार में अव्यवस्थाएं फैल गई, प्रांतीय गवर्नर आजाद होने लगे। तो ऐसी स्थिति में मुगलों ने एक चाल खेली। औरंगजेब के पुत्र आजम ने जुल्फिकार खां के कहने पर मुगलों की कैद में पड़े साहू को आजाद कर दिया, और मुगलों की कैद से आजाद होते ही साहू पहुंच गए महाराष्ट्र मराठा क्षेत्र में, और एक गृह युद्ध, मराठाओं में गृह युद्ध चालू हो गया। एक तरफ साहू और दूसरी तरफ शिवाजी द्वितीय, या आप ताराबाई भी कह सकते हो, क्योंकि शिवाजी द्वितीय तो अभी बच्चे हैं। तो इस आधार पे साहू वर्सेस ताराबाई गृह युद्ध चालू हो गया, और साहू की स्थिति कमजोर थी। कमजोर इसलिए थी क्योंकि पहले राजा राम राजा थे, और फिर राजा राम की मृत्यु के बाद ताराबाई ने शासन हाथ में ले लिया शिवाजी द्वितीय के नाम पर। तो ऐसे में जो मराठा सरदार थे उसमें से काफी सारे इनके पक्ष में थे, ताराबाई के। साहू की स्थिति कमजोर थी, और इसी कमजोर स्थिति में साहू को एक उद्धारक मिला, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। हालांकि इस समय ये पेशवा नहीं थे। बालाजी विश्वनाथ ने साहू की स्थिति को मजबूत किया, अधिकांश मराठा सरदारों को साहू के पक्ष में किया। ऐसे में साहू की स्थिति मजबूत हुई, और जैसे ही साहू की स्थिति मजबूत हुई 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेके 20 तक पेशवा रहे, और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र बाजीराव पेशवा बने। बाजीराव का टाइम पीरियड 1720 से 40, और
बाजीराव को हम इतिहास में लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जानते हैं। यही वो समय था जब मजबूत पेशवा बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव जैसे पेशवा और फिर बालाजी बाजीराव, इन मजबूत पेशवाओं के कारण अब धीरे धीरे छत्रपति की शक्ति कमजोर होने लगी और सत्ता का हस्तांतरण धीरे धीरे पेशवाओं की ओर होने लगा। महत्वपूर्ण निर्णय, युद्ध वगैरह सब पेशवा ही करने लगे और ऐसे में छत्रपति की शक्ति कमजोर हो गई और वो बैकग्राउंड में चले गए। बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव और फिर बालाजी बाजीराव, तीन मजबूत पेशवा आते हैं लगातार और धीरे धीरे इसी समय में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत यानी यहाँ देख लो, बालाजी विश्वनाथ पिता थे, उनका पुत्र बाजीराव बना, फिर बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव जो है वो इनका पुत्र पेशवा बना। तो इस आधार पर हम यहाँ ऑप्शन में माने तो साहू सही उत्तर होता है कि साहू के समय धीरे धीरे करके छत्रपति कमजोर होने लगे और पेशवा की शक्ति बढ़ने लगी। ये प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है हिस्ट्री बाय भवानी सर। अगर आप इतिहास विषय से स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस पेज को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। यहाँ से आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा ऑफलाइन बैच जोधपुर में कांजी स्वीट्स के पीछे या इस साइड से देखें तो विनायका हॉस्पिटल के पीछे हिस्ट्री बाय भवानी सर के नाम से चलता है। तो आप ऑफलाइन क्लास लेने के लिए भी आ सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर और स्कूल लेक्चरर भर्ती के लिए एक बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। दूसरी चीज, एक तरफ प्रचार, अंध प्रचार कह सकते हैं आप, और दूसरी तरफ धरातलीय काम। तो सर के पास ज्यादा समय भी नहीं है, न सर अंध प्रचार में विश्वास करते हैं। इसलिए आप अगर वास्तव में आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और ऐप को इंस्टॉल करें, ऑनलाइन क्लासेस लें और संभव हो तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो और आप एक अपना बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित कर सकें। अगला प्रश्न है, किनकलिज खां को किस युद्ध में विजय के पश्चात दक्कन का स्वामित्व मिला? ये एक अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि ये सारे प्रश्न हमारे क्लासरूम नोट से भी आए हुए हैं जिसकी क्लिपें हमने YouTube पर अपलोड कर रखी है और आप वहां से भी देख सकते हैं। हमने पढ़ा हैदराबाद के निजाम किनकलिज खां के बारे में। सत्रह 1713 मुगल सम्राट फर्रुखशियर। हमने ये पढ़ा था कि सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखशियर मुगल शासक बना और इसी ने सैयद बंधुओं को निपटा दिया। तो 1713 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने किनकलिज खां को दक्कन का सूबेदार बनाया, लेकिन फर्रुखशियर को शासक बनाने वाले सैयद बंधुओं के और फर्रुखशियर के बीच किसी कारणवश आपस में तनातनी हो गई और फर्रुखशियर उनको रास्ते से हटाने के प्रयास में लग गया और इसी कड़ी में फर्रुखशियर ने 1715 में सैयद बंधुओं में हुसैन अली उसको दक्कन का सूबेदार बना दिया। अब पहले 2 साल पहले ही किनकलिज खां को बनाया था, अब 1715 में हुसैन अली को बना दिया तो किनकलिज खां को हटना पड़ा। लेकिन कुछ ही समय में फर्रुखशियर ने षड्यंत्र से हुसैन अली को मरवा दिया। हुसैन अली के मरने के बाद फर्रुखशियर ने वापस किनकलिज खां को बना दिया दक्कन का सूबेदार।
फिर एक बाहर आती है मुगल सम्राटों की, 3 मुगल सम्राट एक के बाद एक गद्दी पर बैठाए गए और हटाए गए। और फिर 1719 में मुगल सम्राट बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। ये भाई साहब थोड़े रंगीन मिजाज के आदमी थे। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने 1722 में चिनकलीज खां को अपना वजीर नियुक्त कर दिया, दिल्ली का वजीर नियुक्त कर दिया 1722 में। और अब ये भाई साहब टैलेंटेड आदमी है चिनकलीज खां, और टैलेंटेड आदमी जहां भी जाता है अपना टैलेंट दिखाता है। तो इसने वजीर बनने के बाद पहली कोशिश की कि भाई 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1707 से लेके 1722 15 साल में दिल्ली में भयंकर अव्यवस्थाएं फैली हुई है। तो इसने सोचा दिल्ली की व्यवस्थाएं वापिस सही की जाए और मुगल जो दरबार है उसको अनुशासन में लाया जाए। तो इसने कोशिश की। अब ये ठहरे भाई साहब रंगीले आदमी, रंगीले आदमी को अनुशासन पसंद होता नहीं है। तो इसने क्या किया कि व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास किया, पर व्यवस्थाएं सुधरी नहीं। सुधरी इसलिए नहीं कि मोहम्मद शाह खुद रंगीला आदमी है, और रंगीन मिजाज आदमी अनुशासन में रहना पसंद नहीं करता है। तो काफी कोशिशों के बाद जब ये सफल नहीं हुआ कि अब व्यवस्थाएं नहीं सुधरने वाली है, तो इसने एक बहाना बनाया शिकार का कि भाई साहब बहुत टाइम हो गया है, तो मैं भी बहुत वर्कलोड की वजह से उलझा हुआ हूं, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा फ्री होके रिफ्रेशमेंट कर लूं, और इसी बहाने मैं शिकार पे जाना चाहता हूं। परमिशन ली और भाई साहब निकल गए शिकार के बहाने। कहाँ? जहां इनकी सूबेदारी थी, दक्कन। वहां पहुंच गए, दक्कन पहुंच के इन्होंने वैसे भी वहां के सूबेदार थे, तो वहां पहुंच के ये अपना मामला सेटल करने लगे। अब मोहम्मद शाह रंगीला भाई साहब उसको गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा वजीर है, मेरे को बिना पूछे ही जाके वहां बैठ गया। तो इसको गुस्सा आया, इसने बोला कि भैया अब तू आज से दक्कन का सूबेदार नहीं है, तेरी सूबेदारी खत्म की जाती है, और मुबारिज खां को दक्कन का सूबेदार बना दिया कि भाई तू जा, आज से दक्कन का सूबेदार तू है, चिनकलीज खां को हटा और तू सूबेदार बन जा। ये भाई साहब सेना लेके निकले और सीधे पहुंच गए दक्कन। और दक्कन पहुंचने के बाद अब यहाँ वैसे ही दक्कन का मालिक बैठा है चिनकलीज खां, और ये ऊपर और आगे। इन दोनों के बीच में ठकुर खेड़ा, जिसको यहाँ शक्कर खेड़ा लिखा है, एक ही बात है, ठकुर खेड़ा या शक्कर खेड़ा, अक्टूबर 1724। इस युद्ध में चिनकलीज खां ने मुबारिज खां को निपटा दिया, यानी मुबारिज खां युद्ध में मारा गया। और अब युद्ध में मुबारिज खां को सूबेदार बना के भेजा मोहम्मद शाह रंगीला ने, और मुबारिज खां मारा गया। अब भाई साहब रंगीला साहब को बेइज्जती फील हो रही है कि ये क्या हो गया। तो इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया, इसको बना दिया वापिस सूबेदार, कि भाई ठीक है तेरे को ही सूबेदार रहने देते हैं। और दक्कन का सूबेदार वापिस चिनकलीज खां को बना दिया। इसके साथ ही इसको एक और उपाधि दे दी, आसफ जहां, और वापिस अपना वजीर बना लिया। तो यहाँ जो प्रश्न है इसका उत्तर सही होता है शक्करखेड़ा का युद्ध, क्योंकि शक्करखेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को मारकर चिनकलीज खां ने दक्कन में अपनी स्थिति को मजबूत करके दक्कन का स्वामी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के युद्ध में किस दक्कनी शक्ति को हराकर पेशवा बाजीराव प्रथम ने दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था ठकुरखेड़ा का युद्ध, जिसमें चिनकलीज खां ने मुबारिज खां को मार दिया था और हैदराबाद पर
अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको अपना वजीर भी वापस बना लिया था, आसफ जहां की उपाधि भी दे दी थी। अब सीधी सी बात है, दिल्ली का वजीर है और अगर मराठे दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो रंगीला साहब तो रंगीला आदमी है, उन्होंने कहा भाई मेरा मूड नहीं है आज युद्ध करने का। तो चिनकलीज खां को बोला भाई तू जा लड़ जाके। तो भोपाल के युद्ध में चिनकलीज खां। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है कि चिनकलीज खां हैदराबाद का निजाम है, लेकिन इसके साथ साथ ये दिल्ली का वजीर भी है। तो ऐसे में दिल्ली की रक्षा करने का भार भी इस पर है। तो और हम एक फेमस कहानी भी पढ़ते हैं कि एक बार मोहम्मद शाह रंगीला बैठा था अपने दरबार में और पूछा कि भाई आजकल हर तरफ, उस टाइम में बाजीराव का सिक्का चल रहा था, तो पूछा कि ये बाजीराव कौन है। तो किसी ने कहा कि साहब आपके सामने बाजीराव की क्या औकात है। तो उसने कहा कि बताओ है कैसा बाजीराव। तो एक चित्रकार बाजीराव का चित्र बना के लाया था और बाजीराव अपने जीवन के अधिकांश समय में युद्धों में ही व्यस्त था। तो उसने एक चित्र बनाया जिसमें बाजीराव घोड़े पर बैठा है, उसकी तलवार यूं टंगी हुई है और गेहूं के खेतों में से निकल रहा है और हाथ से ऐसे गेहूं की बालियां तोड़ तोड़ के और हाथों से मसल के खा रहा है। उस चित्र को देखकर रंगीला मोहम्मद शाह की हालत खराब हो गई साहब कि ये तो डाकी है। मारवाड़ी भाषा में जो खुंखार व्यक्ति होता है उसके लिए हम डाकी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो रंगीले ने कहा कि ये इस डाकी को हटाओ यहां से। और इसी टाइम पीरियड में बाजीराव के पास सूचना पहुंची कि मुगल दरबार में ये बातें चल रही है आपके पास कि बाजीराव कौन है। तो बाजीराव भी आदमी शानदार था, तो उसने कहा कि चलो बताया जाए दिल्ली और मुगल सम्राट को कि बाजीराव कौन है। तो बाजीराव महज 500 घुड़सवार लेके महाराष्ट्र से निकला और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इसी दौरान जब मोहम्मद शाह रंगीला को पता चला कि भाई बाजीराव आ रहा है दिल्ली पर आक्रमण करने, तो उसने चिनकलीज खां या हैदराबाद के निजाम को भेजा कि जाओ भाई युद्ध करो। तो दिल्ली के निकट ही भोपाल नजदीकी पड़ता है, तो भोपाल के युद्ध में बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। इसको पराजित करने के बाद बाजीराव ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 3 दिन तक दिल्ली पर अधिकार करके रखा। 3 दिन बाद बाजीराव वापस लौट गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भाई आया, इतनी मेहनत करके वहां से आया और 3 दिन में ही वापस लौट गया। तो वास्तव में पेशवा बाजीराव का उद्देश्य दिल्ली पर अधिकार नहीं करना था, बल्कि शक्ति प्रदर्शन था। बाजीराव ये दिखाना चाहते थे कि उनके सामने मुगल सम्राट कुछ भी नहीं है, वो जब चाहे इनको हटा सकते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में भोपाल के युद्ध में दक्कन की किस शक्ति को हराकर, तो यहाँ हैदराबाद के निजाम को हराकर इन्होंने दिल्ली पर अधिकार करके 3 दिन तक दिल्ली अपने नियंत्रण में रखा था। तो मतलब मूल उद्देश्य यही था कि ये बताना कि आज की डेट में सर्वोच्च तो मराठा ही है, भले ही नाम के लिए मुगल सम्राट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार निम्न में से किससे स्वीकृति लेके किया था। हमने पढ़ा था कि 1792 में 1792 में रणजीत सिंह अपनी मिसल के प्रधान बने थे। जीके का भी क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह, जनरली बहुत बार पूछा जाता है कि रणजीत सिंह किस मिसल के थे, तो रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल के थे। 1792 में रणजीत सिंह मिसल के प्रधान बने और फिर 1797 में इन्होंने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, यानी अब ये सर्वे सर्वा राजा बन गए थे।
प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। हमने ये पढ़ा कि 1798 में अफगानिस्तान का शासक जमान शाह, इसने लाहौर पर आक्रमण किया। लाहौर उस समय भंगी मिसल के कंट्रोल में था और जमान शाह ने 1798 में लाहौर पर आक्रमण किया और इसी दौरान जमान शाह की कुछ तोपें चिनाब नदी में डूब गई और रणजीत सिंह ने एक अच्छा मौका समझ के उन तोपों को निकलाया और जमान शाह को वापस लौटा दी। अफगानिस्तान का राजा खुश हुआ, इसलिए क्योंकि कर्टसी के तौर पे इन्होंने तोपें निकलवा के वापस दे दी। ये चाहते तो रख भी सकते थे, पर इन्होंने कहा जिसकी है दे देते हैं, इसलिए इन्होंने जमान शाह को तोपें वापस दे दी। इससे प्रसन्न होकर जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का सूबेदार बनाया। लाहौर का सूबेदार बनाया 1798 में। लाहौर का सूबेदार बनाया, सिर्फ लाहौर का सूबेदार ही नहीं बनाया बल्कि इसके साथ साथ राजा की उपाधि दी, राजा की उपाधि, और एक विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वो भी रणजीत सिंह को जमान शाह ने दिया। जब जमान शाह ने इनको लाहौर का सूबेदार बना के परमिशन दे दी कि भाई अब आप लाहौर पे कंट्रोल कर लो, तो 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। 1799 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। किसकी परमिशन से? अफगान शासक जमान शाह की परमिशन से, यानी फोर्थ ऑप्शन। और जमान शाह की परमिशन से 1799 में अधिकार करने के बाद 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि भी धारण की थी, महाराजा की उपाधि भी धारण की। ये प्रश्न भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इनमें से जितने भी पीछे प्रश्न हैं उन सब के वीडियोज हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, वहां से भी आप इनका विश्लेषण देख सकते हैं। और यहाँ इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जमान शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध का अंत मंगलोर की संधि मार्च 1784 में हुआ था? हमने पढ़ा भारत में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का विस्तार, जिसमें हमने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़े थे। चार आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी अंग्रेज वर्सेज मैसूर साम्राज्य, जिसमें पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो हुआ था 1767 से 69। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। उसके बाद में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92। और चौथा युद्ध हुआ था 1799 में। आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का राजा हम पढ़ते हैं हैदर अली को, हैदर अली को, और उसके बाद में टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का पुत्र था। हैदर और टीपू दोनों अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इन 4 युद्धों में से कहा जाता है कि 4 युद्धों के बाद में संघर्ष के बाद मैसूर का राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिया था। इन 4 युद्धों में पहला जो युद्ध था वो 1767 से 69, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, ये युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से, अंग्रेज वर्सेज हैदर अली। मद्रास की संधि के द्वारा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, तो वो यहाँ ऑप्शन में है नहीं। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84, इसमें भी हैदर और
अंग्रेज लड़े थे। और इस युद्ध में हम पढ़ते हैं, प्रमुख युद्धों के नाम भी कई पढ़ते हैं हम। एक तो कांची के मैदान का युद्ध, पेरुम्बकम का युद्ध, फिर पोर्टो नोवा का युद्ध, और उसके बाद में तो पोलिनूर और सोलिंगपुर का युद्ध। इन युद्धों में हैदर और अंग्रेज लड़े। फिर आखिर में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में समाप्त हुआ। मार्च 1784 में अंग्रेजों और हैदर के बीच में संधि हुई, जिसको मंगलोर की संधि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें मार्च 1784 में मंगलोर की संधि हुई, और इस संधि के बारे में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि मैकार्टनी ने भारत में राज्य विस्तार का अवसर खो दिया, कि मैं होता तो मैसूर को हड़प लेता, पर यहाँ मैकार्टनी था और इसने भारत में राज्य विस्तार के मौके को गंवा दिया। इस संधि के अनुसार मार्च 1784 मंगलोर की संधि के अनुसार हैदर और अंग्रेज दोनों ने जितने भी एक दूसरे के क्षेत्र जीते थे वो सब वापस लौटा दिए। फिर हम तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं 1790 से 92, जिसका अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि। और उसके बाद चौथा युद्ध होता है टीपू वर्सेस अंग्रेज, और इस युद्ध में टीपू अंग्रेजों से लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया था। टीपू अंग्रेजों से लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया, और उसके बाद में मैसूर का राज्य, उसके कुछ टुकड़े अंग्रेज राज्य में शामिल किए गए और कुछ हैदराबाद के निजाम को दे दिए गए, और बाकी शेष बचे क्षेत्र पर वाडियार वंश के एक बालक को बैठा दिया गया था। तो ये इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। अवध के भोंसले, सिंधिया और मैसूर। तो सबसे पहले हम मैसूर को लेते हैं। मैसूर को हमने ये पढ़ा कि 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम में, और टीपू की मृत्यु के बाद में अंग्रेजों ने मैसूर के राज्य के टुकड़े कर दिए, जिनमें से कुछ हिस्से अंग्रेजों ने अपने ले लिए, कुछ हिस्से हैदराबाद के निजाम को दे दिए, और शेष पर वाडियार वंश के एक बालक को बैठा दिया था। हम ये भी पढ़ते हैं कि मैसूर का क्षेत्र जो है वो समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो मैसूर के कोयम्बटूर और धारपुरम और वेनाड, इसके अलावा मैसूर का समस्त समुद्र तटीय क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों ने ले लिया, क्योंकि माल यहीं से मिलता था। ये अंग्रेजों ने ले लिया। कुछ क्षेत्र जो थे वो हैदराबाद के निजाम को दे दिए, और बाकी बचे क्षेत्र पर वाडियार वंश के एक बालक को बैठाकर सहायक संधि थोप दी। वाडियार वंश के एक बालक को बैठाकर सहायक संधि थोप दी। कब? 1799 में। इस आधार पर पहला अपना मैसूर होता है 1799। अब दूसरा है अवध। हमने
सॉरी, दूसरा हम लेते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। हमने ये पढ़ा कि आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भोंसले को पराजित किया था, रघुजी भोंसले को पराजित किया था। रघुजी भोंसले को पराजित करने के बाद 17 दिसंबर 1703 17 दिसंबर 1703 को रघुजी भोंसले के साथ सहायक संधि की गई थी। तो इस प्रश्न का, इस भोंसले का ऑप्शन हो जाएगा 1803, सॉरी मिस 1803, भोंसले को के साथ 1803 में। फिर हमने पढ़ा 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों ने 30 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों ने सिंधिया को भी पराजित किया और सिंधिया के साथ खुर्जी अर्जुन गांव की संधि की। सिंधिया के साथ खुर्जी अर्जुन गांव की संधि की 30 दिसंबर 1803 को। अब यहां देखें तो 1803 का एक ही ऑप्शन है जिसको हमने मैच कर दिया भोसले के साथ। तो हम अगर नियरेस्ट टाइम पकड़ें तो 30 दिसंबर 1803 और 1804, महज 2 दिन का ही डिफरेंस है। तो उस आधार पर हम सिंधिया की संधि 1804 मान सकते हैं। फिर बचता है अवध। अवध के नवाब को हम पढ़ते हैं सादत अली को। सादत अली, जिसके टाइम में अंग्रेजों ने अवध के ऊपर सहायक संधि थोपी थी वेलेजली ने। वेलेजली ने कहा कि अवध पर अफगानों और पंजाब के आक्रमण का भय है। तो ऐसी स्थिति में अवध की सुरक्षा के लिए अवध के साथ सहायक संधि अनिवार्य हो गई है। तो वेलेजली ने अवध के साथ सहायक संधि की 1801 में, और इस संधि के अनुसार अवध का आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया और इसके साथ ही यह कह दिया कि अवध की सेनाएं अवध की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए अवध की सेना को भी भंग कर दिया। तो इस आधार पर अवध को माने हम 1801 में, यानी एक का चौथा। अब ये प्रश्न बिल्कुल अगर आप करना चाहें तो माइंड लगा के आसानी से कर सकते थे। यदि आपको एक पता होता कि भाई अवध के साथ 1801 में सहायक संधि की थी, तो सीधे चौथा ऑप्शन एक में ही दे रखा है, एक का चौथा। इस आधार पर इसका उत्तर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों के अंतर्गत फौजदारी न्याय के क्षेत्र में किस पद की शक्तियों को समाप्त कर दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम पढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम 1786 से 93, बंगाल, या आप उनको भारत का गवर्नर जनरल मान लेते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। तो इन्होंने 1790 से लेके 1793 के बीच बहुत सारे प्रशासनिक सुधार किए। अधिकांश क्षेत्रों में इन्होंने सुधार किए थे, और इसी कड़ी में इन्होंने न्यायिक क्षेत्र में भी सुधार किए। न्यायिक क्षेत्र में सुधार में इन्होंने फौजदारी न्याय के क्षेत्र 2 प्रकार के, दीवानी और फौजदारी। तो फौजदारी न्याय में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण सुधार किए। इन्होंने जो पुराना सिस्टम था, पहले भारत का परंपरागत सिस्टम या उससे पहले का टाइम माने तो गांवों में पंचायत होती थी। पंचायत के बाद में जैसे जमींदार होता था, उसके बाद काजी के बाद नायब नाजिम, और काजी फिर फौजदार, उसके बाद फौजदार, फिर नायब नाजिम, और उसके बाद नाजिम। ये
उस समय प्रचलित न्याय व्यवस्था थी। तो इसी में कॉर्नवालिस ने चेंजेस कर दिए, चेंजेस करके उसने यूरोपीय पद्धति लागू की। यूरोपीय पद्धति क्या थी? यूरोप में सीधे कोर्ट होता है, यानी न्यायालय। उस न्यायालय में यूरोपीय न्यायाधीश नियुक्त कर दिए। अब सीधी सी बात है, यूरोपियन पद्धति ने लागू कर दी और यूरोपियन न्यायाधीश लागू कर दिए। अब यूरोपियन न्यायाधीशों को तो ये पता नहीं है ना कि इंडिया में न्याय कैसे होता है, तो उसने न्यायिक सिस्टम लागू कर दिया और धर्मनिरपेक्ष न्याय प्रणाली लागू की। धर्मनिरपेक्ष न्याय व्यवस्था यानी कि सबके लिए इक्वल लॉ लागू कर दिया। अब धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं होगा। तो ऐसे में ये सब बेरोजगार हो गए भाई साहब, इन सब के न्यायिक अधिकार छीन लिए, यूरोपीय न्यायाधीश अपॉइंट किए, न्यायालय स्थापित किए और धर्मनिरपेक्ष न्याय व्यवस्था स्थापित की। अब यहाँ अधिकार किस किस के खत्म हुए? पहला तो पंचायत का अधिकार खत्म हो गया, उसके बाद जमींदार का अधिकार खत्म हो गया, जमींदार के बाद काजी के अधिकार खत्म हो गए, फौजदार के अधिकार खत्म हो गए, नायब नाजिम के अधिकार खत्म हो गए और नाजिम के भी अधिकार खत्म हो गए। और इनमें से यहाँ ऑप्शन दे रखा है नायब नाजिम। तो इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा नायब नाजिम के अधिकार और पद की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। यह प्रश्न भी आप हमारे YouTube पर वीडियो अपलोड है, उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव की घोषणा के बाद क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध समानांतर सरकारें स्थापित की थी? हमने पढ़ा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। उन्नीस सौ 42 गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में क्रांतिकारियों ने कई जगह पर समानांतर सरकारें स्थापित की थी और उसी में हम पढ़ते हैं बलिया की समानांतर सरकार। बलिया में एक आदमी था चित्तू पांडे, इसके नेतृत्व में समानांतर सरकार स्थापित की गई और इस सरकार ने 7 दिन तक काम किया। भाई साहब, इस सरकार की सत्ता 1 सप्ताह तक चली थी। तो पहला बलिया तो हो ही गया, बलिया में समानांतर सरकार। फिर दूसरा है तामलुक। तामलुक बंगाल में पड़ता है, बंगाल के मिदनापुर में। यहां पर भी क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार स्थापित की जिसका नाम रखा ताम्रलिप्ति जातीय सरकार। और यह सरकार काफी लोकप्रिय भी हुई। इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1742 17 दिसंबर 1742 को कांग्रेस के नेता सतीश सामंत को इसका प्रधान बनाया और इस सरकार की स्थापना की, जिसके बाद यह सरकार काफी प्रसिद्ध भी हुई थी। और 29 सितंबर 1943 को 44 लोग पुलिस की दमनपूर्वक कार्यवाही में मारे गए थे। यहाँ की एक फेमस महिला पर भी आप कई बार प्रश्न पढ़ते हो कि इस पुलिस कार्रवाई के दौरान एक महिला मातंगिनी थी जो झंडा लेके चल रही थी, उसको गोली भी लगी थी, फिर भी उसने झंडे को गिरने नहीं दिया। ये हो गई तामलुक, यानी दूसरा ऑप्शन भी सही है। फिर आती है तीसरी सरकार सतारा की, और सतारा की सरकार, सतारा में वाई बी चवाबा के नेतृत्व में
समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, यानी तीसरा ऑप्शन भी सही है। इस आधार पर ए बी सी तीनों सही है, यानी चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने ओरिएंटलिस्ट शिक्षा का समर्थन किया था? हमने पढ़ा कि भारत में अंग्रेजों ने पहली बार शिक्षा व्यवस्था की बात 1813 के चार्टर में की थी। 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। शिक्षा और साहित्य के विकास पर 1 लाख 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की, लेकिन इस चार्टर में कहीं भी ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये 1 लाख रुपए किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति पर खर्च किए जाएंगे, या फिर देसी शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, या भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सिस्टम लागू किया जाएगा। तो 1813 से 35 तक ये विवाद चलता रहा कि किस प्रकार की शिक्षा पर खर्चा होगा, अंग्रेजी शिक्षा पर या फिर प्राचीन भारतीय शिक्षा पर। और इसी को लेकर हो गया आंग्ल प्राच्य विवाद। यानी कुछ अंग्रेज तो समर्थक थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाए, और कुछ अंग्रेज चाहते थे कि भारत में जो देसी शिक्षा पद्धति है या जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उसी को लागू किया जाए। इस विवाद को खत्म करने के लिए 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स, इन्होंने एक भारतीय शिक्षा की लोक शिक्षा समिति गठित की कि भाई आप इस मामले को निपटाओ कैसे भी करके कि किस प्रकार की शिक्षा पर पैसा खर्च करना है। इस विवाद को निपटाने की कोशिश में एक और गड़बड़ हो गई कि जो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और जो देसी शिक्षा के समर्थक थे दोनों बराबर हो गए। वोट कराए तो दोनों के बराबर हो जाते, कोई निर्णय पास हो ही नहीं पाता है। और ये विवाद 1835 तक चलता रहा। हम पढ़ते हैं आंग्ल शिक्षा के समर्थकों में मुनरो और एल्फिंस्टन, ये दोनों समर्थक थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाए, लेकिन विल्सन, कोलब्रुक और विलियम जोन्स और प्रिंसेप, ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू हो। इसलिए ये चाहते थे कि भारत को जो है वो देसी सिस्टम के अनुसार जो शिक्षा पद्धति है उसी से शिक्षा दी जाए। इसी में एक नाम आता है प्रिंसेप का। प्रिंसेप कहता था कि भारतीय लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो लोग अंग्रेजी शिक्षा पर अधिकार कर ले। वो अंग्रेजी की उत्कृष्टता में विश्वास रखता था। वो कहता था अंग्रेजी बड़े लोगों की भाषा है साहब, और भारतीयों की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो अंग्रेजी शिक्षा पर अधिकार कर लें। वहीं दूसरा नाम आता है विलियम जोन्स का। विलियम जोन्स कहता था कि विलियम जोन्स भारत में देसी शिक्षा का समर्थक था। वो नहीं चाहता था कि अंग्रेजों के बराबर भारतीय लोग अंग्रेजी पढ़ के अंग्रेजों के समकक्ष हो जाए, यानी भारत के लोग अंग्रेजी बोल के अंग्रेज के बराबर अपने आप को समझने लगे। ये विलियम जोन्स नहीं चाहता था। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ए बी और सी तीनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पूना समझौता हम पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बारे में बीच में हुआ था। हमने ये पढ़ा था कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड
1932 ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपना एक निर्णय दिया कि अब हम भारत में दलित वर्ग को भी विशेष आरक्षित स्थान, चुनाव में उनके लिए स्थान आरक्षित करेंगे। और इस बात का विरोध शुरू किया गांधी जी ने। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को पूना की यरोदा जेल में बंद थे। गांधी जी पूना की यरोदा जेल से आमरण अनशन शुरू कर दिया कि मैं किसी भी हाल में दलितों को, अंग्रेजों को विशेष आरक्षण नहीं देंगे। आरक्षण देंगे तो हम ही अपने में से देंगे। तो ऐसे में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को पूना की यरोदा जेल से आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इस दौरान जब गांधी जी 4 दिन आमरण अनशन पे थे तो 24 सितंबर को 1932 को दलित वर्ग और सवर्ण हिंदुओं के बीच एक समझौते का प्रारूप तैयार किया गया, जिसको तैयार किया था ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने दलित वर्ग और सवर्ण हिंदुओं के बीच एक समझौते का प्रारूप तैयार किया, जिसके अनुसार दलित वर्ग को कुल 148 सीटें जनरल कोटे से, यानी सामान्य वर्ग से, सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं उसमें से प्रांतीय काउंसिल में 148 सीटें दी जाएगी, जो कि दलित वर्ग के लिए आरक्षित की जाती। जबकि रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत था उसके अनुसार केवल 71 सीटें ही आरक्षित की गई थी। लेकिन इन्होंने इसकी डबल से भी ज्यादा सीटें रखी कि भाई हम अपने कोटे में से सवर्ण हिंदू जो है वो दलित वर्ग को 148 यानी 148 सीटें देंगे। तो इस आधार पर ऑप्शन बी तो हमारा सही हो जाता है। अब जब ये प्रारूप तैयार हो गया तो इसमें दलित वर्ग की ओर से बी.आर. अंबेडकर और एम.सी. रजा इन्होंने सिग्नेचर किए, जबकि सवर्ण वर्ग की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस प्रारूप पर सिग्नेचर किए। मदन मोहन मालवीय के अलावा सी राजगोपालाचारी, घनश्याम दास बिड़ला और गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी ने भी इस प्रारूप पर हस्ताक्षर किए थे। फिर इसके जस्ट 2 दिन बाद 26 सितंबर को बी.आर. अंबेडकर पूना की यरोदा जेल में गांधी जी से मिले थे। यहां हो गया। पहला ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता है। 26 सितंबर को पूना की यरोदा जेल में बी.आर. अंबेडकर गांधी जी से मिले और इसके बाद, इस मीटिंग के तुरंत बाद गांधी जी ने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने पहली बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया। और इस समझौते के बाद में गांधी जी ने अपना लक्ष्य दलित वर्ग के उद्धार को बना लिया था। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करें और सूचियों में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दें। तो इसमें राजा राममोहन राय से रिलेटेड चीजें दे रखी है। पहली चीज है आत्मीय सभा। हम राजा राममोहन राय को भारतीय समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कह सकते हैं। राजा राममोहन राय जो कि भारतीय समाज सुधार के प्रवर्तक भी कह सकते हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1815 में आत्मीय सभा। फिर इन्होंने अगले साल 1816 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद में इन्होंने एक समाचार पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी, 1821 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने 1828 में। संवाद कौमुदी के बारे में जीके में भी बहुत बार प्रश्न आते हैं। 1821 में राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन शुरू किया था। इसके अन्य नामों में आप प्रज्ञा चांद या बुद्धि चांद भी पढ़ते हो। ये पत्रिका थी जो राजा राममोहन राय ने
प्रारंभ की थी। इसके अलावा राजा राममोहन राय के समाचार पत्रों में आप ब्रह्मनिकल मैगजीन और मिरातुल अखबार का भी नाम पढ़ते हो। फिर आता है ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को बीस अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से एक संगठन बनाया था, ब्रह्म सभा। और यही संगठन आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से लोकप्रिय हुआ। लेकिन एक बात और कि ब्रह्म समाज जो है वो उपनिषदों की विचारधारा पर चलता था, जिसको अपन वेदांत भी कह सकते हैं। वेदांत की विचारधारा या उपनिषदों की विचारधारा। और साधारण आदमी उपनिषदों के गूढ़ ज्ञान को नहीं समझ सकता। आप सड़क चलते किसी मजदूर को या खेत के किसान को उपनिषदों की दार्शनिक बातें समझाने का प्रयास करें तो संभव है वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा और आपको मूर्ख करार दे सकता है। तो उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान आम लोगों की समझ से बाहर था और यही कारण था कि यह कहा जाता है कि ब्रह्म समाज उपनिषदों की जो शुष्क बौद्धिकता है उसके कारण आम जनमत का हिस्सा नहीं बन पाया। आम जनता ने में ये इतना लोकप्रिय नहीं हो पाया। इस आधार पर हम बात करें इस प्रश्न के उत्तर की तो आत्मीय सभा का हो जाता है 1815, यानी ए का दूसरा। अब यहाँ आप इस प्रश्न को बहुत इजीली कर सकते थे यदि आपको इसमें आत्मीय सभा का पता होता। जैसे ए का दूसरा केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है। आज मॉडर्न इंडिया के हमने 15 प्रश्नों का विश्लेषण किया और साप्ताहिक तौर पर हम पूरे सेकंड पेपर इतिहास जो है उसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद जीके में आए इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी चीज, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको, और उस पर लिखे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको जो भी YouTube क्लास का जब शेड्यूल बनेगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। इस आधार पर आप लोग आराम से देख पाओगे। इसके अतिरिक्त डेली हमारी NCERT पर लाइव क्लास होती है YouTube पर, वो जरूर देखें। और हमारे हिस्ट्री बाय भवानी सर ऐप को डाउनलोड करें और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से या फिर ऑफलाइन बैच जो जोधपुर में 5वीं रोड पर लगता है उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक मजबूत दिशा प्रदान करें और सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो। एक बार पुनः हिस्ट्री बाय भवानी सर टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।